तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता है या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है और प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात करते हैं रिडक्शन की, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस is called reduction or the removal of oxygen from a substance is also called reduction। तो इसलिए हम कह सकते हैं the addition of hydrogen to a substance or removal of hydrogen from a substance is also called reduction। यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन का एडिशन नजर आए या ऑक्सीजन का रिमूवल नजर आए तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें एक ही चीज को अगर लेकर चलें, ऑक्सीडेशन में जैसा आपको बताया कि नाम से इसके कर रहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो समझ लीजिएगा वहां पर अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन रिमूवल होगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन की दो पहचान है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन। अगर ये कहीं पर भी है तो वहां पर ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन जो होता है बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट प्रोसेस होता है। तो इट मीन्स अगर वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो इसलिए ऐसे केमिकल प्रोसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इनको पहचानना बहुत आसान होगा। इसके बाद देखिएगा, इट इज ऑब्वियस दैट द अबव डेफिनेशन दैट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट है। मोर एवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर टुगेदर। आपको बता दें किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो एक साथ होते हैं। अगर कहीं पर किसी केमिकल रिएक्शन अगर एक सब्सटेंस का वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा सब्सटेंस वहां पर ऐसा जरूर होगा जिसका वहां पर रिडक्शन होगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये आपके सिमुलटेनियस प्रोसेस है, ये हमेशा एक साथ होते हैं। तो इस हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए या तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के अगर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है किसी सब्सटेंस से तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता हो या ऑक्सीजन को रिमूव करता हो किसी सब्सटेंस से तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिक्स नहीं करीब 3 डेफिनेशन आपको ये इसमें क्लियर हो जानी चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों आपके जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपके एक साथ होते हैं, तो इसलिए ऐसी केमिकल रिएक्शंस को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इनकी डेफिनेशन के बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है कि आपको केमिकल रिएक्शन वहाँ पे दी जाती है और आपको केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना होता है भाई कौन से सब्सटेंस का वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिखाई गई है। अब इस केमिकल रिएक्शन में हमें बताना होगा कि इसमें कौन से सब्सटेंस का, तो केमिकल रिएक्शन ये है, आपको बता दें थोड़ा सा। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो इससे हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो कॉपर मेटल और वाटर वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें बताना होगा कि कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट में यहाँ पे CO था और दूसरा रिएक्टेंट इसमें H2 है, जो प्रोडक्ट है वो CO और H2O है। ठीक है, अब इनमें जब चेंजेस को हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर CuO से डेट में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो इसमें जो चेंजेस आपको नजर आ रहा होगा वो चेंज ये नजर आ रहा होगा कि इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल आपको दिखाई दे रहा है ना। CuO से Cu वहाँ पे बन रहा है, डेट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आपको पता है कि क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है।
और क्यों हो रहा है उसके रीजन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। दूसरा हम देखें H2 से वहां पर H2O बन रहा है, तो चेंजेस क्या नजर आ रहे हैं वहां पर? चेंजेस ये हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आपको बताया गया था क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो भी किस में? वाटर में। ठीक है, तो इसलिए किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि भी किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। बस आपको ये देखना होगा कि जो रिएक्टेंट आपको गिवन है उनमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं प्रोडक्ट को देखकर। तो हमने देखा कि CuO जो था वो रिएक्टेंट में था, लेकिन प्रोडक्ट में वो Cu रह जाता है, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर है। ठीक है, इसको इनके साथ कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा। तो CuO को यहाँ पर आप देख सकते हैं, CuO से Cu बन रहा है, डेट मीन्स कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो डेट्स वहाँ पर रिडक्शन हो गया। और H2 से H2O मिल रहा है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचान सकते हैं। दूसरी बात रह गई यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। आपको बता दें जितने भी हमें आंसर करने हैं, 4 आंसर हमें करने थे। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो चारों आंसर होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट में से दिए जाएंगे, वो सिर्फ आपको रिएक्टेंट में से देने हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आप उसमें से ढूंढेंगे। वो किस तरीके से? आप एक चीज देखिएगा, H2 से वहां पर H2 बन रहा था, इट मीन्स यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था। अगर यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके साथ वाला जो सब्सटेंस होगा, दैट मीन्स ये कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कहलाएगा इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखिएगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका जो नेबरिंग सब्सटेंस होगा वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन है वो कॉपर ऑक्साइड ही वहां पे प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई कॉपर ऑक्साइड इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये तो आपकी एक बात हो गई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके पास में जो सब्सटेंस होगा वो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरीके से आपने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बन रहा था, दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा था, तो इसलिए जिसका रिडक्शन होता है तो उसके पास वाला जो सब्सटेंस होगा, तो पास वाला सब्सटेंस यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसके लिए कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम कर रहा है वो हाइड्रोजन कर रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जब भी आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पता करना हो तो इनका सीधा सा तरीका ये है कि आप ये देखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके पास वाला जो सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडेशन के लिए या तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ऐसे जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो उसके पास वाला जो सब्सटेंस होगा जो रिडक्शन के लिए या तो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एक मिनट आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था अभी किसी ने, तो उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को AIA और बता, अच्छा एक बार और बता दीजिएगा कौन सा होगा। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था, शायद आपने आपके बताने से पहले मैंने इसको 2-3 बार रिपीट कर लिया था, शायद आपने तब तक क्वेश्चन भी वो नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। एक भैया, एक आप में से पूछ रहे थे कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो उसका भी रीजन आपको बोला गया। तो पहले तो हमारी एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन कौन सा किसका हो रहा है, वो तो आप आसानी से पहचान लोगे, वो चेंजेस ऑब्जर्व करके कि वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसको एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि H2 से H2O बन रहा था, डेट मीन्स वहां पर H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो हमने कहा कि जो उसके पास वाला सब्सटेंस होगा वही वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तुम कहोगे भी पास वाले को क्यों कह सकते हैं, तो उसका रीजन है ये, क्योंकि आपको बताया गया कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब H2 के पास में तो कॉपर ऑक्साइड ही है, तो वही वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो डेट्स वाई यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पास वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो खुद तो हो नहीं सकता भैया, भाई ये तो है नहीं कि H2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और H2 वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए हमेशा पास वाला सब्सटेंस वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड से वहां पर कॉपर मेटल मिल रहा था, तो डेट मीन्स कॉपर ऑक्साइड का वहां पर रिडक्शन हो रहा था, तो इसलिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उसके पास वाला सब्सटेंस होगा, H2 होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है वो H2 रिमूव कर रहा है, तो डेट्स वाई यहाँ पर H2 जो होगा वो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला या राइट वाला तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब भी हम ये आंसर करेंगे तो ये हमेशा रिएक्टेंट में से आंसर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई मतलब नहीं है,
तो इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो सभी आपके रिएक्टेंट में से होंगे। प्रोडक्ट में इसमें हम प्रोडक्ट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके रिएक्टेंट्स में हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई ना हो रहे हैं। तो इसलिए आंसर में हमेशा रिएक्टेंट को ही वहां पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करती है तो वहां पे सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अब जरा वही हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर H2S प्लस Cl2 इक्वल टू S प्लस 2HCl है। तो H2S को अगर हम देखें ध्यान से तो वहां पर H2S से क्या हो गया, S हो गया। तो इसमें चेंजेस क्या नजर आ रहा है, चेंजेस हमें ये नजर आ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो H2S का तो वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और वैसे भी आपको बता दें, जब ये चार, हमेशा इन क्वेश्चंस में चार चीजें पूछी जाती हैं, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं ये कह दूं कि इसमें से अगर आपने एक को आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी के तीनों तो आप आंख बंद करके भी इसमें आसानी से कर सकते हो। आंख बंद करके, वो कहने का मतलब है कभी तुम आंख बंद करके करने लग जाओ, तो डेट मीन्स वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है। इसके बाद Cl2 से यहाँ पर 2HCl हो रहा है, तो हम जहाँ पे चेंजेस देखें तो Cl2 से 2HCl दैट मीन्स वहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। तो इसका यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो ये आसानी से आइडेंटिफाई हो रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसा ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर H2S का, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसके पास वाला जो सब्सटेंस होगा वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आपके दिमाग में देखो तीन आएगी, भाई S क्यों नहीं होगा, 2HCl क्यों नहीं होगा। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि प्रोडक्ट तो आपस में इन्वॉल्व करने नहीं, तो उनके बारे में तो आप टेंशन करना भूल जाइएगा। और जो सब्सटेंस है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने आप के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो नहीं सकता, तो बचा क्या, उसके पास वाला सब्सटेंस। उसका रीजन भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आपको रटाया जा रहा है, इसको आपको रीजन भी बताया जा रहा है कि H2S के लिए Cl2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होगा क्योंकि जो हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है वो Cl2 की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो Cl के साथ जाके मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे Cl2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे Cl2 का रिडक्शन हो रहा था, तो Cl2 अगर का रिडक्शन हो रहा है तो उसके पास वाला जो सब्सटेंस होगा H2S वो इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब वो इसलिए होगा क्योंकि Cl2 का रिडक्शन करने में हाइड्रोजन वहां पर ऐड हो रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन जिसको मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, H2S से मिल रहा है, क्योंकि H2S ने अपना हाइड्रोजन दिया, दैट्स व्हाई वहां पे Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ, तभी जाके वहां पे 2HCl बना, तो इसलिए H2S वहां पर उसका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसलिए सीधी सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके पास वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसके पास वाला सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें अगर थोड़ा बहुत और भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन अगर रह गई हो, तो ZnO प्लस C इक्वल टू Zl प्लस CO। तो केमिकल रिएक्शन ये है कि जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं कार्बन के साथ में, तो जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। अब चेंजेस देखें, जिंक ऑक्साइड से वहां पर जिंक बन रहा है, तो क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, दैट मींस वहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ठीक है, ये बात तो मेरे ख्याल से ज्यादातर को क्लियर हो गई होगी। सी को अगर हम चेंज करें तो कार्बन से वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, सी से CO बनना है, तो चेंजेस क्या नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन नजर आ रहा है, और एडिशन ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जरूरी है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस वहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा सब्सटेंस ऐसा होगा जिसका रिडक्शन हो गई होगा। ठीक है, तो ये हमने आसानी से डिसाइड किया किसका रिडक्शन है और किसका ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, वो सिंपल सी बात है, ZnO का वहां पे रिडक्शन था, तो दैट्स व्हाई कार्बन जो होगा वो इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर अगर कार्बन का वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके पास वाला जो सब्सटेंस होगा ZnO वो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बातें अब मेरे ख्याल से आपको 3 एग्जाम्पल करने के बाद में आसानी से समझ में आ रही होगी। बाद में हम आपसे पूछेंगे भी। एक और केमिकल रिएक्शन देखिएगा, MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करें कि MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। अगर सपोज कीजिएगा आप किसी ऑक्सीडेशन को वहां पे चेक ना कर पा रहे हो तो बाकी को देख लीजिएगा, 4HCl से Cl2 बन रहा है वहां पर, दैट मीन्स वहां पे क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, तो चेंजेस ये नजर आ रहे हैं कि वहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। और जब आपने एक को वहां पे डिसाइड कर लिया तो बाकी तो फिर बाकी चीजें तो अपना डिसाइड हो जाती हैं। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो डेफिनेटली MnO2 का क्या होगा, वहां पर रिडक्शन होगा, और MnO2 का रिडक्शन होगा वहां पर MnCl2 में, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर रिमूव हो रहा है। ठीक है,
इसके अलावा अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर 4HCl का वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेट मीन्स MnO2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऐसे अगर MnO2 का वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो 4HCl जो होगा इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक आपको बताया कि ऑक्सीडेशन की दो पहचान है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन की दो पहचान है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इससे अलग एक एक पहचान और भी है जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं, वो ये है कि अगर कभी हमें किसी सब्सटेंस में नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन दिखे, ठीक है, या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल देखे तो हम उसको भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। नॉन मेटेलिक का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, नॉन मेटल्स का अगर किसी में एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, या किसी में मेटेलिक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, मेटेलिक एलिमेंट उसमें से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दूसरी तरफ इसका अपोजिट करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस में अगर आपको मेटेलिक एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट उसमें रिमूव हो रहा है तो उसको वहां पर रिडक्शन बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो ऑक्सीडेशन की आपके पास चार पहचान है। ऑक्सीडेशन या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से होगा, या एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट से होगा, या रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट से होगा। रिडक्शन की हम बात करें, रिडक्शन की भी फोर हम करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या फोर इसके बात बता सकते हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं, वो ये है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट होगा, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और कौन सा सब्सटेंस वहाँ पर रिड्यूस होगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हैज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। तो ऑक्सीडेशन का हमारे मेटल्स पर और फूड पर दोनों पर जो है डैमेजिंग इफेक्ट होता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडीड एज कोरोजन एंड दैट ऑन द फूड इज स्टडीड एज अ रैंसिडिटी। तो मेटल्स पर जब ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट होता है तो उसको कोरोजन में स्टडी किया जाता है, लेकिन फूड में कभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट होता है तो उसको हम रैंसिडिटी के टर्म्स में स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के जो दो डैमेजिंग इफेक्ट है, ये दो कॉमन इफेक्ट है जो हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं, वो है एक तो कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा होता है रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वी विल नॉट डिस्क्राइब दीज टू इफेक्ट कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन समवट डिटेल। प्लीज नोट दैट द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्ड, अभी तक मैंने यही बताया यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन के दो कॉमन इफेक्ट होते हैं जिनको हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। एक होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स, दैट मीन्स मेटल्स का खराब होना, और दूसरा होता है रैंसिडिटी ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड का खराब होना। अब ये खराब कैसे हो जाते हैं वो हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, पर ये दो कॉमन इफेक्ट होते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन की वजह से देखने को मिलते हैं एवरीडे लाइफ में, दैट मीन्स आपके डेली लाइफ में। ठीक है। तो प्लीज नोट दैट the oxidation involved in the corrosion of metal as well as the rancidity of food is caused naturally by the oxygen present in air। तो ये बता रहे हैं इसमें जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वो जो मेटल और फूड जो होते हैं एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। द ऑक्सीडेशन caused by the oxygen of air is sometimes also called aerial oxidation। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम एरियल ऑक्सीडेशन भी कह देते हैं। ठीक है। में जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इस ऑक्सीडेशन को हम समटाइम्स एरियल ऑक्सीडेशन भी लिख देते हैं, दैट मीन्स एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से होने वाला ऑक्सीडेशन। अब दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। ठीक है। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो एयर, मॉइस्चर और केमिकल की वजह से जो है वो खराब हो जाते हैं, उनका सरफेस वहाँ पे डल पड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको कोरोजन बोला जाता है। मेटल्स के सरफेस का एयर, मॉइस्चर और केमिकल की वजह से धीरे धीरे करके खराब हो जाना, तो इसी प्रोसेस को कोरोजन ऑफ मेटल्स बोला जाता है। ठीक है।
corrosion is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air। तो corrosion में होता ये कि जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से वो मेटल्स जो है वो आपके उनमें ऑक्सीडेशन उनका हो जाता है, डेट्स वाई वो corrosion वहाँ पे देखने को मिलता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल जो है वो corrosion की कॉमन फॉर्म है। अगर हम corrosion ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपको मेटल्स में डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है आपका आयरन, क्योंकि आयरन आपका एक ऐसा कॉमन मेटल है जिसमें आपको जो corrosion है वो बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। और आयरन में जब corrosion होता है तो उसको हम रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं वहां पर। रस्टिंग को हिंदी में जंग लगना बोलते हैं, और आपने सुना होगा लोहे में जंग लग गया, तो उसी चीज की वहां पे बात कर रहे हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है corrosion ऑफ मेटल्स की कॉमन फॉर्म है, क्योंकि वो ज्यादातर देखने को हमें मिल जाता है। तो when an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust, and this is called the rusting of iron। तो ये बता रहे हैं कि जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम लंबे समय तक डैम्प एयर में रख देते हैं तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस जो है जमा हो जाता है, जिसको रस्ट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। आपने देखा भी होगा जब लोहे की चीज़ें जो होती हैं बहुत समय तक जो है वो एयर में एक्सपोज की जाती हैं, बहुत समय तक एयर में मॉइस्चर में रखी जाती हैं, तो उनके ऊपर एक लाल भूरे रंग का जो हम कह सकते हैं कवर जो है, एक परत जो है वो जमा हो जाती है, तो उसको हम रस्ट, दैट मीन्स उसको हम जंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना बोला जाता है। तो होता है ये जो ड्यूरिंग द corrosion ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। तो ये बता रहे हैं कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन ये प्रोसेस होता है तो इसमें जो आयरन मेटल होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में, और जिससे बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन आपको दिखाई गई है। 4Fe ये आयरन मेटल है, 3O2 ऑक्सीजन गैस है, 2X क्योंकि ये आपको बता दें रस्टिंग ऑफ आयरन की कंडीशन होती है कि आयरन में रस्टिंग से तभी हो सकती है जब उसको दोनों चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो, यानी एयर की प्रेजेंस और वाटर की प्रेजेंस, अगर दोनों वहाँ पर होंगी तभी वहाँ पर आयरन में रस्टिंग होगी, अदरवाइज आयरन में रस्टिंग नहीं हो सकता। अगर दोनों में से सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल होती है तो आयरन में रस्टिंग कभी नहीं होती है, अगर दोनों वहाँ पर उसको अवेलेबल होते हैं तभी रस्टिंग ऑफ आयरन वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जब भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर दोनों को वहाँ पर उसके साथ में ऐड करके दिखाया जाता है, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आपको 2XH2 नजर आ रहा होगा, तो ये 2XH2 इसलिए है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कंफर्म्ड नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, भाई मॉइस्चर अगर कम है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके स्मॉल नंबर्स में होंगे, अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल लार्ज नंबर्स में होंगे। तो क्योंकि उनके नंबर्स वहाँ पे फिक्स्ड नहीं है तो इसलिए इसको 2XH2 लिखा गया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होगा ये 2Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये आपका जो कंपाउंड है वो बनकर आता है, इसी को रस्ट बोला जाता है, जो कि कलर में रेड ब्राउन होता है। आपने देखा भी होगा रस्टिंग ऑफ आयरन में ये जो रस्ट बन जाता है लोहे के सरफेस पर, ये काफ़ी ज़्यादा पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस का मतलब ये है कि अगर आप लोहे जिसमें जंग लग जाता है, अगर आप उसको हाथ से थोड़ा सा अगर रब करोगे, ठीक है, तो वो जो रस्ट जो जंग होता है उस पर से झड़ जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस इसलिए प्रोसेस है वो क्योंकि जब एक बार लोहे में जंग लग गया तो उसके ऊपर जो जंग जमा होता है वो धीरे धीरे करके उस पे से गिर जाता है। अब वो जब वो सब्सटेंस जो जंग जिसको हम बोल रहे हैं, रस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, जब वो उस पे से गिर जाता है तो दोबारा से वहाँ पर आयरन ऑब्जेक्ट का रस्टिंग हो जाती है, दोबारा से वो कोरोड एटमॉस्फेयर उसका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, और दोबारा से वो रस्ट उसके ऊपर जमा होगा, दोबारा से वो जो उस पे से गिर जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस लगातार चलता चला जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पूरा का पूरा आयरन ऑब्जेक्ट जो होता है वो वहाँ पर खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। डैमेज का मतलब वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, धीरे धीरे करके फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है कि रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस। और एक मिनट बीच में अगर क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो प्लीज आप रिज्वाइन कर सकते हैं। तो रस्ट एक सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है जो कि धीरे धीरे करके जो है आपके आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस से गिर जाता है, एंड दैट उसके बाद भी आयरन ऑब्जेक्ट जो है उसमें लगातार रस्टिंग होती चली जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अगर इसको हम समय के साथ साथ प्रिवेंट नहीं करते हैं तो ये पूरा का पूरा आयरन ऑब्जेक्ट जो उससे खत्म हो जाता है। तो कोरोजन की वजह से जितने भी आयरन और स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी वहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे कि जो रेलिंग्स वगैरह होती हैं आपके घरों में लगी होती हैं वो सब आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स की होती हैं। कार बॉडी जो होती हैं वो भी आपकी आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स की होती हैं। ब्रिजेस हो गए, शिप्स हो गए, इनकी जो लाइफ होती है वो रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। ए लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंड एवरी ईयर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन एंड द स्टील ऑब्जेक्ट। और बता रहे कि बहुत सारा जो मनी जो है वो हर साल जो है कोरोजन ऑफ आयरन की वजह से या स्टील ऑब्जेक्ट की वजह से जो है वो लगातार खर्च होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। जी बिल्कुल होगी भैया जी, अगर आप आयरन को अगर आप छोड़ देते हो वाटर में
तो वहाँ पे रस्टिंग होगी, क्योंकि वाटर में आपको पता है कि डिजोल्व ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, तो इसलिए वहाँ पर दोनों चीज़ें उसको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया कि कोरोजन ऑफ मेटल का क्या केस है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल जो है वो खराब हो जाते हैं, और इसका जो एक मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें क्या होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं रेंसिडिटी। जैसा हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन की वजह से फूड भी डैमेज हो जाते हैं, तो वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन आल्सो हैज द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड कंटेनिंग द फैट्स एंड ऑयल्स। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो फूड भी आपकी खराब हो जाते हैं, या ऐसे फूड में हमें डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है जो फूड फैट्स और ऑयल्स में बनाए जाते हैं। When the food material prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. तो ऐसे फूड मटेरियल जो कि फैट्स और ऑयल्स में बनाए जाते हैं, उनको लंबे समय तक जब रखा जाता है तो उनमें से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाते हैं। The fat and oil containing food material which give unpleasant smell and taste are said to have become rancid। और हम कहते हैं कि ऐसे जो फूड मटेरियल्स होते हैं जिनमें फैट और ऑयल कंटेन होता है, जी बताएंगे उसके बारे में भी बात अभी। तो जो फैट और ऑयल जो कंटेन होता है फूड मटेरियल्स में, उनमें से काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है, और हम कहते हैं कि जो फूड है वो रैंसिड हो गया है, और इस प्रोसेस को रैंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिफाइन करें तो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैव द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो बता रहे हैं कि फूड मटेरियल जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, तो ये ऑयल और फैट जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एयर की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उनके ऑक्सीडेशन की वजह से जो वहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर ही अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट होता है, और जिसकी वजह से उस फूड मटेरियल के अंदर जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है, और हम कहते हैं कि जो फूड है वो रेंसिड हो गया है, वो बेकार हो गया है। तो इसलिए अगर उसको डिफाइन किया जाएगा तो ऐसे डिफाइन किया जाएगा, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऐसे फूड मटेरियल जो कि फैट्स और ऑयल्स में बनाए जाते हैं, और वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उन फूड मटेरियल में से एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है, तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। तो बार बार इसमें दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वही फूड मटेरियल वहाँ पे रैंसिड होते हैं, खराब होते हैं, जो कि आपके फैट्स और ऑयल्स में बनाए जाते हैं। और फिर होता क्या है कि वो जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है उन फूड्स में, वो एयर की जो ऑक्सीजन होती है उनकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने पर जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो फूड वहाँ पे खराब हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको हम यहाँ पे डेफिनेशन में बता रहे थे। तो रेंसिडिटी की वजह से जो फूड मटेरियल होते हैं वो आपके खराब हो जाते हैं जब उनको लंबे समय तक रखा जाता है, और वो खाने के लिए भी बिल्कुल अनफिट हो जाते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर हमें पहचाना हो कि भाई वो फूड रेंसिड हो गया या नहीं हो गया, तो जैसे हमने आपको बताया उसका जो टेस्ट है वो भी अनप्लीजेंट हो जाता है, स्मेल जो है उसकी वो भी वहाँ पर अनप्लीजेंट हो जाती है। आगे यहाँ पे डिस्कस करें जो लास्ट टॉपिक है हमारा, कि हम ये फूड को रैंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं। तो फूड को रैंसिड होने से बचाने के लिए यहाँ पर 5 मेथड दिए गए हैं। नंबर 1, तो रैंसिडिटी को बचाने के लिए हम फूड मटेरियल्स में, जिन फूड मटेरियल में फैट्स और ऑयल कंटेन होता है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाकर हम फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक होता है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BST ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोनोइल। तो इन 2 एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाकर हम फूड मटेरियल को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। दूसरा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। तो ऐसे फूड मटेरियल जो कि फैट और ऑयल में बनाए जाते हैं, तो उनकी अगर हम पैकेजिंग जब करें तो नाइट्रोजन गैस के साथ जब उनकी पैकिंग करें, तो ऐसा करने पर भी हम फूड मटेरियल को उसको रेंसिड होने से बचा सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, तो इन सभी के जो पैकेट्स के अंदर जब इनको पैकेज किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस मिलाकर जो इनको पैकेज वहाँ पर उनके पैकेट जो बनाए जाते हैं, और जब तक वो पैकेट बंद रहते हैं तब तक वहाँ पर फूड मटेरियल बिल्कुल सही रहता है। लेकिन एक बार जैसे ही वहाँ पे पैकेट वो ओपन हो जाता है, तो फिर वो लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो रैंसिड हो जाता है। तो आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस होती है, तो इसकी प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, और फूड जो है लंबे समय तक जो वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। तीसरा बता रहे हैं रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। तो फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर भी हम उसको रैंसिड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा तो टेम्परेचर काफी लो होगा,